honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the powers. ऐसे शब्दों पर मुझे हंसी आती है। उम्मीद करती हूँ कि ये शब्द आप इटालियन महिला के लिए बोल रहे होंगे। सॉरी, आप बोलते ही कहाँ थे। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे गांव देहात में अगर किसी इंसान ने पीएचडी भी किया हो, लेकिन उसका ज्ञान उसके बातों में, उसके काम में, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में ना दिखाई देता हो, तो उसे हमारे गाँव में मूर्ख ही माना जाता था। और ये वास्तविकता है। मैं केवल उस ज्ञान में यकीन रखती हूँ जो आपके जीवन में और आपके काम में दिखे। केवल अंदर पड़े मूर्छा खाने वाले ज्ञान का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। आप तो ऐसे महान अर्थशास्त्री थे जो इटालियन महिला की कठपुतली बनकर रह गए, कभी भी अपना स्टैंड नहीं लिया। माफ करिएगा, लेकिन मैं ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं करती हूँ। देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन क्या मनमोहन सिंह ही थे या मनमोहन सिंह थे? अर्थशास्त्री थे या भ्रष्ट शास्त्री? आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। बस थोड़ा इंतजार करिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस जिस प्रधानमंत्री के गुणगान करते नहीं थकती है, असल में वो ऐसे नहीं थे। अगर उन्हें भ्रष्टाचार की मशीन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि सोनिया गांधी का प्राइम मिनिस्टर ना बनना ये एक राजनीतिक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने बेशक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप होता था। मनमोहन सिंह के ऑफिस में एम.के. नारायण जैसे सीनियर ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया, जिनकी वफादारी मनमोहन सिंह से ज्यादा सोनिया गांधी के लिए थी। अब जरा मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर नजर डालते हैं। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इन 10 सालों में उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनकी लीडरशिप वाली यूपीए और कांग्रेस सरकार पर कई बड़े आरोप लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र भी रिलीज कर दिया है, जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार में हुए 15 बड़े घोटालों का जिक्र किया गया है। तो आइए जानते हैं वो कौन से घोटाले थे जो मनमोहन सिंह की सरकार के पतन का कारण बने। तो आज हम उन्हीं घोटालों और आरोपों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। 2G टेलीकॉम स्कैम। 2G टेलीकॉम, जिसे स्पेक्ट्रम स्कैम नाम से भी जाना जाता है, मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ ये घोटाला अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। 2010 में हुए इस घोटाले में 14 लोगों पर और 3 कंपनियों पर 74,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगा था। इसमें 1.76 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था। इस घोटाले में नीलामी करने के बजाय पहले आओ पहले की नीति पर लाइसेंस आवंटित किए गए थे। कोयला घोटाला। 2012 में ये घोटाला सामने आया था। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट ने अपने आदेश में आवंटनों को रद्द कर दिया था। सीएजी के अनुमान के अनुसार इस घोटाले में सरकारी खजाने का 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इसमें 14 आरोपियों को लोअर कोर्ट में सजा सुना दी गई थी और बाकियों का मामला अब तक कोर्ट में चल रहा है। अगस्त्य वेस्टलैंड घोटाला। हेलीकॉप्टर खरीद में रिश्वतखोरी का ये मामला यूपी और कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम मनमोहन सरकार के दौरान हुए सबसे बड़े स्कैम्स में से एक था, जिसमें दिल्ली में आयोजित खेलों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़े करप्शन के आरोप लगे। 2013 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश और करप्शन जैसे बड़े आरोप तय किए, जिससे सरकार को 900 मिलियन रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। ये मामला अभी भी अदालत में है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ ये स्कैम डिफेंस लैंड प्रोजेक्ट के तहत अपार्टमेंट के आवंटन से जुड़ा था। दरअसल आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मुंबई की कोलाबा में 31 मंजिल की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 1999 में कारगिल वॉर के सैनिकों और शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को ये अपार्टमेंट दिया जाना था, लेकिन इन अपार्टमेंट्स में ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और उनके रिश्तेदार रहने लगे, जबकि उनका कारगिल वॉर से कुछ लेना देना नहीं था। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील। तो रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ लैंड से जुड़ा ये मामला कांग्रेस और गांधी परिवार को भाजपा के निशाने पर लाया। वाड्रा की कंपनी ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार के दौरान 7.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और कुछ ही महीनों में इसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया, जिससे उन्हें 700 से अधिक का मुनाफा हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये मामला भाजपा के लिए अहम मुद्दा बना, जिससे कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। मुंबई आतंकी हमला और सरकार पर आरोप, जिसे भारत के इतिहास का एक दर्दनाक हमला माना जाता है। इस आतंकी हमले के बाद से मनमोहन सिंह की सरकार को कमजोर सरकार माना गया। हाँ, ये बात और है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने अपनी किताब में दावा किया है कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि अगर पाकिस्तान ने 26/11 जैसा हमला दोबारा किया तो भारत सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक्शन लेने के लिए दोबारा 26/11 जैसा हमला हो, इसका इंतजार कर रहे थे। संजय बारू की किताब और विवाद। संजय बारू जो मनमोहन सिंह के स्पीच राइटर थे, उन्होंने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उन्हें एक कमजोर नेता के रूप में दिखाया है।
इस किताब पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर ने निभाया। अब आते हैं पॉलिसी पैरालिसिस और आर्थिक मंदी। दुनिया भर में आई मंदी के बाद यूपीए सरकार पर पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों का कहना था कि सरकार कोई ठोस नीति बनाने में नाकाम रही है। उसी समय अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन जोर पकड़ा। इस आंदोलन में सरकार पर भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर तीखे आरोप लगाए गए। मनमोहन सिंह की सफलता या असफलता, आइए देखते हैं। मनमोहन सिंह को भारत के महान अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन उनकी उपलब्धियों और असफलताओं पर अगर नजर डालें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। 1972 से 1976 तक वो इंडिया के फाइनेंस एडवाइजर रहे हैं और इस बीच इनकम टैक्स रेट 98% बढ़ा दी गई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि उद्योग धंधे सब ठप पड़ गए और इन्वेस्टमेंट रुक गया। इस दौरान हमारे देश ने गंभीर संकट भी झेला। अब इन्फ्लेशन 1973 में 22% और 1974 में 20% तक पहुंच गई। 1982 से 85 तक आरबीआई गवर्नर, उनके इस कार्यकाल में भी कोई बड़े आर्थिक सुधार देखने को नहीं मिले। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। राजीव गांधी ने उस समय आर्थिक नीति बनाने वाले नेताओं को जोकर्स तक कह दिया था। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन नेताओं में मनमोहन सिंह का भी नाम शामिल था। 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष। इस समय तक देश का फाइनेंशियल लॉस जीडीपी का 7% हो चुका था। 1991 तक हालात इतने बिगड़ गए थे कि इंडिया को आईएमएफ से मदद मांगनी पड़ी थी। 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए नायक माना जाता है, लेकिन असल में ये सुधार आईएमएफ की शर्तों को मानने के बाद लागू किए गए थे। इंडिया और चाइना की तुलना, 1990 में भारत का जीडीपी $320 बिलियन था, जो 1996 तक सिर्फ $384 बिलियन तक बढ़ा। वहीं चाइना का जीडीपी 1990 में 360 बिलियन था, जो 1996 तक $864 बिलियन तक बढ़ गया। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री। अब इस कार्यकाल के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि देश ने बड़े घोटाले देखे, जैसे 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम। 2005 से 2011 के बीच घोटालों की बाढ़ आ गई। तो ये थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सफलताएं और असफलताएं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज को कैसे लेते हैं। साल था 2014। 10 साल से सत्ता में काबिज रही कांग्रेस सरकार तीसरी बार भी सत्ता में आने के सपने देख रही थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया। अब उनका मुकाबला सीधा मनमोहन सिंह से था। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि मनमोहन सिंह के 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी सादगी, उनकी सरकार का कामकाज नरेंद्र मोदी की आक्रामक शैली पर भारी पड़ेगी। लेकिन मनमोहन सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनकी सरकार में हुए स्कैम्स और कथित तौर पर करप्शन के आरोपों को लेकर थी। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने एक हद के बाद अपने मंत्रियों को बचाने की कोशिश करना भी बंद कर दिया था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली है। अब आप लोगों के लिए एक आखिरी सवाल। मनमोहन सिंह को एक ईमानदार और महान अर्थशास्त्री माना जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल पर लगने वाले आरोप और विवाद उनकी इमेज को प्रभावित करते हैं। तो ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ कि क्या वो एक प्रभावशाली नेता थे या फिर एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।